देखो, हम लोग नीट के लिए स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं कि हम इस बार वाले नीट की क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बनती है उनमें से क्वेश्चंस की, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि यही सब कुछ है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एनिमेलिया से मैं ले रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे ज़रूरी पार्ट जो है वो हमें क्या देखना है, जितने भी डायग्राम हैं वो हमें बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। तो ऑल डायग्राम्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए, उनको बढ़िया से हमें तैयार करना है। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट अपन ये कवर कर रहे हैं। दूसरा देखिए, अब इसमें एक आर्थ्रोपोडा आपको ज़रूर चेक करना है। आर्थ्रोपोडा आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, फिर वर्टिब्रेटा या कॉर्डेटा, इसके डायग्राम सारे देखने हैं। कॉर्डेटा, इसमें खास करके मेमेलिया, इसको आपको ज़रूर से चेक करना है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, डायग्राम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ वैसे तो एक जनरल से सीधे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर अपन उम्मीद करेंगे, सॉरी एनिमेलिया में, कि करीब करीब 2 to 3 क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। लेकिन बेनिफिट क्या है, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसको आंसर करने में। तो एनिमेलिया में आर्थ्रोपोडा अच्छे से देखना है, कॉर्डेटा में मैमल्स को अपने को बढ़िया से देखना है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपको रिवाइज सब कुछ करना है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से आपको लेना है। जो बेसिक्स हैं वो भी हमें यहाँ पर चेक करने हैं। ठीक है, तो सेकंड में डाल रहा हूँ बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ एनिमेलिया, है ना। जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, किस तरह से अपन इसको सब जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पर मैं आ रहा हूँ, है ना, सेकंड चैप्टर में ले रहा हूँ। तो देखो आप, सेकंड हम बात कर रहे हैं टिश्यूज़ वाले चैप्टर की। तो सेकंड मैंने क्या लिया है, एनिमल टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ में हमें क्या इम्पोर्टेंट याद रखना है। तो देखो आप, इसमें बेसिकली जो ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू के हैं। तो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लूज़ कनेक्टिव टिश्यू मैंने भी आपको बताया था कितने टाइप का होता है, जैसे एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू और रेटिकुलर फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है वो, देखो आप, इसमें हमें एपिथीलियम, ये हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। ये ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ख़ास करके क्यूबॉइडल एपिथीलियम, तो क्यूबॉइडल एपिथीलियम ये हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो क्यूबॉइडल एपिथीलियम, इसका हमें सही अंदाज़ा रखना है और इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने एपिथीलियम को रेड से लिखा है, अंडरलाइन किया है, बहुत इम्पॉर्टेंट। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, बहुत इम्पॉर्टेंट, वो आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, फिर इसमें बहुत ज़्यादा कुछ और बचता नहीं है, हम कॉकरोच की बात कर लेते हैं। कॉकरोच बेसिकली हमें डायग्राम इसके अच्छे से याद करने हैं। सारे डायग्राम्स जितने भी कॉकरोच के हैं वो एक एक बार बना करके देख लेना है कि अगर कोई हमसे मिस्टेक हो रही है, हम उसको आंसर करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो एक बार आप डायग्राम बना भी सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, फिर भी देखिए कॉकरोच में हमें और क्या देखना है, तो हमें इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये चेक करना है। क्या देखना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो कॉकरोच के डायग्राम्स देखने हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके बारे में हमें देखना है, उसका पूरा फिनोमिना वो हमें पता होना चाहिए, है ना। इन जनरल
मॉर्फोलॉजी भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, मेल और फीमेल में कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक ये वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट चैप्टर पर मैं आ रहा हूँ। देखिए, तीसरा पॉइंट मैं थर्ड चैप्टर ले रहा हूँ, ये बायोमोलिक्यूल्स का है। बायोमोलिक्यूल्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, खास करके इसका जो एक पेज मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम एंजाइम वगैरह की बात करेंगे। हमें जो डायग्राम देखने हैं मेन, वो इसका देखिए, इसमें ये मान लीजिए कि ये शॉर्ट है, पेज नंबर 145। इसमें जो भी कुछ डायग्राम है वो बहुत बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए। ठीक है, खास करके लेसिथिन, फिर न्यूक्लियोटाइड और कोलेस्ट्रॉल, तो ये हमें पता होना चाहिए। बाकी फिर भी ये पेज पूरा का पूरा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, तो हमें ये अच्छे से मालूम करना है, रखना है याद, है ना, बायोमोलिक्यूल्स में। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट हमें क्या लेना है, देखो एक तो मैंने ये पेज बताया, फिर इसके बाद हमें प्रोटीन स्ट्रक्चर, इसका भी जो डायग्राम दिया हुआ है वो बहुत इम्पोर्टेंट, वो देखना है। फिर अब आ जाते हैं हम सीधे एंजाइम पर, है ना। एंजाइम, इसमें जो बहुत परेशान करने वाली चीज़ है वो कोफैक्टर है। फिर उसके बाद इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस, इसमें कंपैरिजन के हिसाब से आपको याद रखना है कि कौन सा एंजाइम किस में मिल रहा है, किस में नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से हमें इसको याद रखना है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल में मेरे को, और डाइजेशन में भी एक दो पॉइंट्स मैं और बता रहा हूँ। एक देखिए, डाइजेशन के अंदर हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स ये अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, इसको हमें बढ़िया से समझना है। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी अपन थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो डायग्राम इसमें जो पेज नंबर मैं सीधे लिख देता हूँ, या डायग्राम लिख देता हूँ, 16.6 ये डायग्राम आपको अच्छे से लर्न करना है, कौन सी डक्ट है, कहाँ पर जा रही है। तो 16.6 इस डायग्राम को बढ़िया से पहचानना है। अब आ जाते हैं हम रेस्पिरेशन पर। रेस्पिरेशन एसच तो पूरा ही चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, फिर भी अपन इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लेते हैं। देखिए, तो रेस्पिरेशन, कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर इम्पॉर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो HbO2 डिसोसिएशन कर्व, ये हमें देखना है बहुत अच्छे से। इसका एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए, हमें आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन, HbO2 डिसोसिएशन कर्व, ये हमें मालूम होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए, ब्रीदिंग मैकेनिज़्म,
मेनली आपको इसमें रेगुलेशन को ध्यान में देखना है, रेगुलेशन को थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ब्रीदिंग का रेगुलेशन कहाँ पर किया जाता है, कौन कौन से सेंटर्स हमारे पास हैं जो ये काम करते हैं। एक बहुत सिंपल सा ऑलमोस्ट मार्क्स थ्रो करने वाला एक पार्ट है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। ये भी हमें एक बार याद कर लेना है, बहुत इजी पार्ट है, बहुत सिंपल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर डिसोसिएशन, इसके बाद आ जाइए CO2 ट्रांसपोर्ट, बस ये लास्ट पॉइंट। तो CO2 ट्रांसपोर्ट, इसको हमें देखना है। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, क्यों, पूरा फिजियोलॉजी बेस्ड चैप्टर है, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डिसऑर्डर्स के अंदर एम्फाइसेमा बार बार पूछा जा रहा है, तो एम्फाइसेमा आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर या कोविड वगैरह के क्वेश्चंस भी इस बार बन सकते हैं, तो आपको ये सब अच्छे से लर्न करना है। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं, चैप्टर 6। ये मैं बात कर रहा हूँ बॉडी फ्लूइड, है ना। जो भी चैप्टर नंबर है आप इसको एक बार देख लीजिएगा, मैं यहाँ से ये हटा रहा हूँ। तो ये चैप्टर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो ये चैप्टर हमें देखना है। अब इसमें जो पहला बहुत इजी क्वेश्चन क्या है, ये न्यूक्लियाई हमें याद रखने हैं, न्यूक्लियाई का शेप, है ना, किसका, कॉर्पसल्स में। ये तो मतलब ऑलमोस्ट ये मान के चलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद WBCs, ये हमें बहुत अच्छे से लर्न करना है, WBCs, है ना। और एक सिंपल क्वेश्चन RH फैक्टर का भी बन सकता है, तो ये भी हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और जैसे ब्लड कोएगुलेशन, इसके मैंने फैक्टर, मैकेनिज़्म वगैरह सब आपको बता रखे हैं, आपको वैसे ही इसको लर्न करना है, ठीक है। तो ये इस पार्ट पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद हम हार्ट पर आ जाते हैं। हार्ट का जो डायग्राम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, 18.2, ये हमें भूलना नहीं है, एक बार इसकी लेबलिंग वगैरह सब देख करके जाना है अच्छे से, ठीक है। और ECG पर भी क्वेश्चंस बन ही रहे हैं आजकल, तो ECG को एक बार रिवाइज करते वक्त देख लीजिएगा, ठीक है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखते हैं, ठीक है। कौन सा, एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तब देखो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन, कुछ भी नहीं है नेफ्रॉन में, जितना अपने सिलेबस के अंदर है उस हिसाब से तो बहुत इजी है, जितना हमने करा है वो तो बहुत डेप्थ में करा है, लेकिन जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो ये बहुत बहुत इजी है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज़्म, यूरिन फॉर्मेशन
मैकेनिज़्म, किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वगैरह ये सब चलते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है। फिर इसी के अंदर हमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, ये भी अच्छे से लर्न करना है, समझ में आना चाहिए कि ये कैसे निकालते हैं। ठीक है। और फंक्शंस ऑफ टिब्यूल्स, टिब्यूलर पार्ट किसको बोलते हैं, बोमन कैप्सूल से ये स्टार्ट हो जाता है और पीछे तक जब तक ये उसको मेन जॉइन नहीं कर लेता तब तक, टर्मिनल कलेक्टिंग डक्ट, तब तक हम इसको रीनल टिब्यूल या टिब्यूलर पार्ट के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। एक चीज़ और, इसी में जो डायग्राम है, कौन सा डायग्राम है ये, 19.5, ये ज़रूर देखना है, डायग्राम 19.5। ठीक है। फिर डायग्राम 19.5, फिर बहुत इम्पॉर्टेंट पेज 295 पर, 297 पर, पेज 297, देखिए इस पर जो टेक्स्ट चल रहा है कौन सा है ये, 19.5, ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, तीनों फिनोमिना इसके अंदर। ठीक है। ADH वाला, JGA रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, और ANF, ये तीनों हमें बहुत बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। और हीमोडायलिसिस, ये हीमोडायलिसिस, ये भी मैकेनिज़्म हमें पता होनी चाहिए, है ना। यूरेमिया किसको कहते हैं, रीनल फेलियर क्या है, रीनल कैलकुलाई, ये सब हमें समझ में आना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, ये है लोकोमोशन वाला, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये चैप्टर। तो देखिए आप इसमें मेन आपको क्या याद रखना है, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मसल या फिर मसल फाइबर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ मसल या मसल फाइबर, है ना। तो ये जिसमें अपन ए बैंड, आई बैंड वगैरह ये सब देखते हैं, वो सारी स्ट्रक्चर, खास करके ए बैंड ये मैं लिख देता हूँ, और आई बैंड, ये हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैकेनिज़्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पर भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। फिर इसी में देखिए, इसी चैप्टर के अंदर फिगर 20.6 स्कल का डायग्राम है ये, तो ये भी हमें लर्न करना है बढ़िया से। ठीक है। एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन, अब वो तो देखना ही है। इसी तरह से फिगर 20.9, 20.10, इनकी लेबलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी। ठीक है। और डिस्ट्रॉफी के अंदर, डिसऑर्डर्स के अंदर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, दोनों जगह पर कवर करना है इसको, एंडोक्राइन में भी और यहाँ पर भी। तो ऑस्टियोपोरोसिस, तो देखिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन, फिर उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट, है ना। तो ये सारे चैप्टर मैंने यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक्सट्रैक्ट की तरह मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 3 चैप्टर मैंने यहाँ पर कवर किए हैं।
ठीक है। फिर आ जाते हैं नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर। किस पे? नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखो आप, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको मैं जल्दी से रब कर देता हूँ। नर्वस सिस्टम ऐसे जितना डेप्थ एनसीईआरटी में दी है बहुत सुपरफिशियल है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें से सिंपल क्वेश्चंस ही बनेंगे। तो देखो आप, इसमें जो अब मैं लिख रहा हूँ वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको देख रहे हैं हम कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले CNS, PNS, PNS के दोनों पार्ट कौन कौन से? सोमैटिक और विसरल, दोनों सिस्टम, ये हमें अच्छे से देखने हैं। ठीक है, इसी में विसरल में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये आ जाएगा, तो इसके भी दोनों पार्ट कौन कौन से? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये हमें चेक करना है ना। ये वाला पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर नर्व इम्पल्स कंडक्शन, इसका जो डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? प्लस माइनस में आप घूम जाते हैं, तो ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। फिर डायग्राम जो साइनेप्स का दिया गया है, इस पर भी NTA में कम से कम 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। 21.3। ठीक है, पेज 319 पर ये डायग्राम है। कौन सा? पेज 319 पर ये डायग्राम दिया है, इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से देखो डायग्राम 21.4, ये पेज 320 पर है, डायग्राम ऑफ ब्रेन है। तो ये ब्रेन डायग्राम है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भी। फिर देखिए इसके बाद टेक्स्ट अपने को देखना है 21.4.1, किस पेज पर है? पेज 321 पर। देखो आप, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो देखना ही देखना है। ठीक है, फिर एक और टेक्स्ट देखिए 21.5, किस पेज पर है? पेज 322 पर। क्या है ये रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, और ऐसे ही देखो आप डायग्राम, आई का डायग्राम, ये सिर्फ डायग्राम बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर टाइम, इसलिए हम इसी को लिख रहे हैं। 21.6 किसका डायग्राम है? ये आई का। इसकी लेबलिंग को आपको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, और इसी में 324 देखो टेक्स्ट, इसमें पेज 324। ठीक है, 324, इसमें
सेकंड और थर्ड पैरा, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। सेकंड एंड थर्ड पैरा मतलब ये जो आई से रिलेटेड दिया गया है वो सब कुछ, इसमें किसको विजुअल पर्पल कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वो हमें याद रखना है। ठीक है। ईयर में देखिए इस बार आपको हो सकता है फिगर या डायग्राम 21.7 में से क्वेश्चन मिल जाए। ये ईयर का है। किसका है ये? ईयर का। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो टीएस ऑफ कॉकलिया वो तो काफ़ी बार पूछा गया है सेक्शनल व्यू में। और एक चीज़ और याद रखना है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हमें ये सब चीज़ें देखनी है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं लास्ट चैप्टर पर, फिजियोलॉजी के। क्या है ये? एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो सबसे इजी पूछा जाता है, सबसे इजीली, तो देखो आप उसमें हम मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार। देखिए अब बात कर रहे हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम की। तो एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें जो इनकी फेवरेट ग्लैंड है, एक तो पिट्यूटरी, एक थायराइड, और इसके बाद देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये सारी ग्लैंड्स हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, खास करके पिट्यूटरी का पूरा कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन, हो सके तो आप नोट्स भी देख लीजिए, नोट्स में भी काफ़ी कुछ हमने एक्स्ट्रा कवर किया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पैंक्रियाज की अल्फ़ा और बीटा सेल्स, ठीक है, ये भी हमें देखना है। और हाइपोथैलेमस भी चेक करना है। गोनेड्स को छोड़ सकते हैं क्योंकि अपन उसको 12th में बहुत अच्छे से, 12th वाले पार्ट में, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत बहुत अच्छे से कवर करते हैं। फिर हार्मोन एक्शन मैकेनिज्म और टाइप्स ऑफ हार्मोन। कौन से? हार्मोन एक्शन मैकेनिज्म एंड केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, ये हमें एक बार देख लेना है जाते जाते। और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, फिगर या डायग्राम 22.5, इसका ए और बी दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। 22.5 ए एंड बी दोनों डायग्राम इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और जो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन है, ये कहाँ पर है? पेज 340 पर। तो ये अच्छे से कवर करना है आपको। अब आ जाते हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें हमें एक तो
स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो इसमें एक तो टेस्टिस की स्ट्रक्चर और ओवरी इसकी स्ट्रक्चर, एक तो स्ट्रक्चर में ये दो याद रखने, टेस्टीज एंड ओवरी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। इस बार स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इस पर भी क्वेश्चंस अच्छे बन सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए टेक्स्ट हमें देखना है जो ओवरी की स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। कहाँ पर? पेज 48 पर ये टेक्स्ट है। कौन से पेज पर है? पेज 48। इसमें लास्ट 2 पैरा है ना, आखिरी के दोनों पैरा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसे ही देखो आप, फिगर एक और इम्पोर्टेंट है, ये है फिगर 3.8। किस पेज पर है? पेज है 49, ये इस पेज पर है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। ऐसे ही देखिए फिगर 3.9 किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। ये पेज नंबर 50 है, 50th पेज के ऊपर ये दिया गया है। और इसी तरह से पार्टूरेशन एंड लैक्टेशन, ये अभी कुछ टाइम से इम्पोर्टेंट बन रहा है, तो इसको भी हमें देखना है। फिर ग्रोथ ऑफ फीटस, इसको भी हमें बढ़िया से चेक करना है। ठीक है, तो इस पार्ट पर तो ये क्वेश्चन है। फिर भी देखो आपको थोड़ा बहुत चेंज समरी के अंदर भी मिलेगा। समरी इसकी इम्पॉर्टेंट है, जो अंदर नहीं दिया गया है वो समरी में दिया गया है ना। जैसे कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, वो अंदर कहीं नहीं दिया, लेकिन समरी के अंदर वो आपको मिल सकता है। लेकिन आपको लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही देखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। तो देखिए हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस चैप्टर को देख रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एसएच तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन ना बने। तब इसमें एक तो जो मेथड है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें समझ में आना चाहिए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इसको हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। एक लगातार जो क्वेश्चन आ रहा है ये आईयूडीज़ का है, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। एमटीपीज़ और इनफर्टिलिटी, ये भी हमें बहुत बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसकी सारी ARTs है ना, ARTs असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, ये हमें आना चाहिए। तो ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स सारे के सारे, खास करके बैरियर और नेचुरल मेथड्स, ये तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फिर STDs के अंदर हमें सिफिलिस, ये अच्छे से करना है। ठीक है, और हर्पीज़, ये हमें अच्छे से करना है। प्लस जेनाइटल वॉर्ड्स, ये भी हमें बढ़िया से करना है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। अब देखिए इसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर एवोल्यूशन को ले रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डिटेल है, लेकिन
क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत हल्का हो जाता है। आजकल के अकॉर्डिंग इस पर क्वेश्चंस कम ही बनते हैं। तो देखो आप, इसमें सबसे पहले तो एविडेंसेस, अगर एविडेंसेस की अपन बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ये देखने हमें पहली चीज़। ठीक है, फिर उसके बाद फिर फिगर एक ज़रूर देखना है। फिगर 7.1 किस पेज पर है? पेज 128 पर ये डायग्राम है, फिगर है, ये ज़रूर से हमें लर्न करना है। ठीक है, फिर अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन, और इस पार्ट को भी हमें अच्छे से समझना है, लर्न करना है ना। और एवोल्यूशन ऑफ डायनासोर्स, ये फिगर है इसका 7.2, ये हमें अच्छे से समझना है, देखना है। ठीक है, तो ये इसके एविडेंसेस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अडेप्टिव रेडिएशन मैंने आपको बताया है ना, और एक और मैं फिगर बता रहा हूँ जिस पर काफ़ी बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनटी ने तो बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ करा है। फिगर 7.7 पेज 134, इसको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, फिर देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फिगर 7.8 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाला ये फिगर है, पेज 136 के ऊपर दिया गया है, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर देखिए फाउंडर इफ़ेक्ट, ये भी नहीं भूलना है, बहुत ज़रूरी है। हार्डी वीनबर्ग, हार्डी वीनबर्ग लॉ, ये भी अच्छे से लर्न करना है। इसका सिंपल सा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हमें पता होना चाहिए। फिर ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन, और इसके अंदर फिगर 7.11 इसको देखना है, जो पेज 141 पर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना है। इसकी समरी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल है, तो वो हमें अच्छे से लर्न करना है। तो एवोल्यूशन में देखो दोस्तों, हमें इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिन ऑफ लाइफ जब अपन करेंगे तो वो उसका फिगर मैंने आपको बताया है, तो वो भी हमें देखना है। नेक्स्ट चैप्टर में ह्यूमन हेल्थ की बात कर रहा हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो देखिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको? ह्यूमन हेल्थ को। तो ह्यूमन हेल्थ, इससे रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इसको भी अपन ऐसे ही चैप्टर को डिवाइड कर देते हैं, है ना, अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो ह्यूमन हेल्थ, एंड डिजीज़, ये वाला पार्ट अपन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो डिजीज़ेज़ याद रखनी है वो बैक्टीरियल डिजीज़ेस, इसको बार बार पूछते हैं, इसलिए वो हमें याद रखना है ना, बैक्टीरियल डिजीज़ेस। फिर एक क्वेश्चन जो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पर आ रहा है, वो भी बहुत ही कॉमन है,
तो इसमें ख़ास करके निमोनिया, टाइफाइड वगैरह ये देखना है ना। अब जो डिजीज़ में ही इसी पार्ट पर जो फिगर दिया गया है, फिगर 8.1 पेज नंबर 148 पर है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। फिर देखिए फंगल डिजीज़ेस, ये भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिर इम्यूनिटी पूरा ही इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे पहले हम बैरियर्स को देख लें, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें ख़ास करके फ़िज़िकल और सेल्यूलर बैरियर। तो सेल्यूलर बैरियर तो हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, सेल्यूलर बैरियर ये हमें समझ में आना चाहिए। फिर साइटोकाइन बैरियर, ये भी इम्पोर्टेंट है, साइटोकाइन बैरियर, इसको भी अच्छे से पढ़ना है ना। फिर इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसे नहीं भूलना है, बहुत इम्पोर्टेंट। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ये ध्यान रखना है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसमें एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक तो ये देखना है। दूसरा CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको HMI भी कहते हैं। ये अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। फिर एक आध इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑटो इम्यूनिटी में भी बनता है ना। जैसे अपन जब पेपर सॉल्व कर रहे थे तो आप ही लोगों ने पूछा था कि ऑटो इम्यूनिटी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सॉरी, जो ब्रेन के अंदर प्लाक बनता है वो ऑटो इम्यूनिटी में नहीं आता है। तो ये इसमें आपको अच्छे से लर्न करना है। अब देखिए मेजर डिजीज़ में एक तो कैंसर है, ये पूरा ही इम्पॉर्टेंट है, ये हमें अच्छे से देखना है। एड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमें अच्छे से देखना है। फिर स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, ठीक है। फिगर 8.6 किस पेज पर है? पेज नंबर 155 पर, पेज नंबर 155। तो ये फिगर बहुत इम्पोर्टेंट, एड्स से रिलेटेड ये फिगर है। तो कैंसर और एड्स तो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। एल्केलॉइड्स, फिर देखिए ओपियोइड्स, कोकेन, कैनाबिस, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ये हमें बिल्कुल नहीं भूलने हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एडिक्शन, सभी तरह के एडिक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमें अच्छे से देखना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है इसको छोड़ने की, ठीक है। एल्कोहलिज्म के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या पार्ट डैमेज होते हैं,
वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं स्ट्रेटजीज़ वाले चैप्टर पर। स्ट्रेटजीज़ ना इस चैप्टर पर, इसमें हम बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं। इन जनरल हमें जो फॉर्म मैनेजमेंट है इसको छोड़ देना है। ऑलमोस्ट इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको इसको बस एक सरसरी तौर पर आप सुपरफिशियली इसको देख लीजिए। इसमें एनिमल ब्रीडिंग बहुत ज़रूरी है। एनिमल ब्रीडिंग इसको बहुत अच्छे से लर्न करना ज़रूरी है। ये देखना है, इसमें तीनों तरह की है ना, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग के तीनों टाइप कौन कौन से। इसमें आउट क्रॉसिंग ये भी पूछ सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आउट क्रॉसिंग के बाद क्रॉस ब्रीडिंग ये भी पूछ सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी। और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। अब देखो आप, फिशरीज़ पर क्वेश्चन बन रहा है ना, फ्रेश वाटर या उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेरीन फिशरीज़ ये इम्पॉर्टेंट है। एपीकल्चर ये भी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये इससे रिलेटेड ज़ूलॉजी वाला पार्ट। अब नेक्स्ट चैप्टर जो एप्लीकेशन से रिलेटेड है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखो आप, माइक्रोब्स की मैं बात करने जा रहा हूँ अब, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो देखिए अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर अब जो ले रहे हैं वो है माइक्रोब्स का। इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बिल्कुल सीधे से हैं, है ना, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। माइक्रोब्स वाला चैप्टर हम ले रहे हैं। अब देखो इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़रूरी पार्ट जो हमें देखना है, एक जो पहला पेज पलटते ही फिगर 10.3 है वो बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके दोनों ए और बी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हाउस होल्ड प्रोडक्ट, एक तो ये अच्छे से पढ़ना है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये हमें अच्छे से देखना है। फिर फर्मेंटेशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसे अगर मैं बोलूँ, एंटीबायोटिक भी बहुत ज़रूरी है। केमिकल एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, इसकी भी स्टेजेस पर क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, ये देख सकते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट, इसमें न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन बन रहा है। तो
बायो कंट्रोल एजेंट्स, इसमें बैक्यूलो वायरस पर क्वेश्चन बन रहा है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक वैम के ऊपर, तो इस चैप्टर में यही सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब आ जाते हैं बायोटेक के ऊपर, लास्ट चैप्टर पर, है ना। तब देखो, अब जो 3 बेसिक स्टेप्स दिए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी के, इनको अच्छे से लर्न करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन। अब यहाँ पर ये अनडिज़ायरेबल जीन लिख देंगे तो ये हमारे लिए एक टफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो डिज़ायरेबल जीन, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हमें अच्छे से देखना है। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इस पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हम बायोटेक ये वाला चैप्टर ले रहे हैं 1 और 2, दोनों चैप्टर को हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, इसमें सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना। प्लास्मिड क्या होते हैं ये पूछा जा चुका है। इसी तरह से देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ अपने को फिगर 11.1 ये लेना है। किस पेज पर है ये? पेज 196 पर, है ना। इसी तरह से फिगर 11.2 ये भी बहुत ज़रूरी, पेज 197 पर। ठीक है, फिर पॉलीएक्रमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज और एज ये भी हमें अच्छे से देखना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। और PBR 322 फिगर 11.4 है इसका। इसकी कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है ना। इसमें टेक्स्ट भी देखना है आपको। तो टेक्स्ट 199 पेज, इसको अच्छे से देखना है। फिर PCR इजी है बिल्कुल, PCR अपन पढ़ सकते हैं बहुत इजीली। हाँ, एक चीज़ और, फिगर 11.7 भी याद रखना है। 11.7 ये भी हमें अच्छे से समझ लेना है। अब आ जाते हैं बायोटेक सेकंड वाले पार्ट पर। तो देखिए, बायोटेक सेकंड, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन GMO इसकी बात करनी है। ग्रीन रेवोल्यूशन GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे वो भी याद रखने, जैसे फ्लावर सार टोमेटो, इसमें जीन साइलेंसिंग को यूज़ किया गया है ताकि एक एंजाइम पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज नहीं बन पाए। पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज ये क्या करता है? पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज
ये एंजाइम, ये जो फ्रूट होता है टोमेटो, उसके अंदर सॉफ्टनिंग कॉज कर देता है, मतलब उसकी राइपनिंग कंप्लीट कर देता है, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद RNAi, ये भी देखना अच्छे से। RNAi, RNA इंटरफेरेंस, है ना, ये हमें समझ में आना चाहिए। फिर जीन थेरेपी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जीन थेरेपी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से लर्न करना है। फिर देखिए इंसुलिन, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स, वैक्सीन सेफ्टी वगैरह, ये सब हमें देखना है। एक ये भी इम्पॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। देखो इस चैप्टर में मैंने कुछ भी, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर किया, कुछ भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस वजह से, है ना। एक जीएक की फुल फॉर्म, और जो जीन डाइवर्सिटी डेटा है, कौन कौन सा, एक तो बासमती राइस, नीम ट्री, ये पेटेंट इशू है। ये देख रहे हैं, है ना, बायोपायरेसी के अंदर अपने को इसको पढ़ना है। तो देखो आप, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने को कवर करने हैं स्टडी करते वक्त। तो एक एक बार सुपरफिशियल व्यू अपन दे देंगे तो ये कवर हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, अब जैसे ये पूछा गया है, सपोज़ करो ये जीके का इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है, तो याद रखना है आपको, टोबैको पहला ट्रांसजेनिक प्लांट है, जिसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे करके डेवलप किया गया। और फर्स्ट सीरियल कौन सा है, यानी क्रॉप कौन सी है, तो मेज़ और वीट दोनों इक्वल हैं। फर्स्ट ट्रांसजेनिक वैरायटी कौन सी है, तो फ्लावर सायर टोमेटो है। ठीक है, इसी तरह से PHARMING, फार्मिंग का क्या मतलब है, तो मास प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, इसे फार्मिंग कहते हैं। दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ऑल द बेस्ट।